अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर आप उसका फार्मूला देखें तो इसके साथ है एक कार्बन के साथ एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड पर अमाइनो ग्रुप, ऊपर वाली साइड के ऊपर आर जिसे आप अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, और एक कार्बन के साथ जनाब एलिना जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बनाती है। अल्काइल ग्रुप H हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है और इस तरह ये आगे बढ़ सकते हैं। अब मसला ये है कि जनाब अगर सारे ही जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं तो जो अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बनता है आप उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलता है तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव होता है और उसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान, उसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर दो अमाइनो एसिड जुड़ जाएँ तो आप उसे डाईपेप्टाइड कहते हैं, अगर आप तीन अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो उसे आप ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। अब जब सारे ही प्रोटीन जनाब अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं तो फिर एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से किस तरह डिफरेंट हो सकती है। इसकी तीन वजूहात हो सकती हैं और अगर आप नोट करें तो पहली वजह ये है कि जी नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स तमाम प्रोटीन के अंदर चेंज हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जनाब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाए, नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड सेम हो। तीसरा ये हो सकता है कि अमाइनो एसिड खुद अपने तौर पर ही टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाए। तीन तरीके से जनाब अलीना जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। पहला रीज़न थी कि नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड चेंज हो सकता है, दूसरा सीक्वेंस चेंज हो सकता है और तीसरा जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है ना वो चेंज हो सकती है। अगर आपने प्रोटीन्स को क्लासीफाई करना होगा तो हम ये देखते हैं कि प्रोटीन्स हमारे पास तकरीबन दो किस्म की होती हैं, एक लंबी और एक गोल। गोल प्रोटीन्स को आप ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं और जो लंबी प्रोटीन्स होती हैं वो फिब्रस प्रोटीन्स बोलते हैं। ज़्यादातर ये हमारे बालों में नाखूनों में जो केराटिन प्रोटीन है वो जनाब ना फिब्रस प्रोटीन है और जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि जी अमाइनो एसिड्स 170 किस्मों के हैं जिनमें से 25 अमाइनो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बड़े ज़्यादा एसेंशियल हैं। अब अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चरली प्रोटीन्स चार किस्मों की नज़र आती हैं। इसका चार किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकता है और एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को, टर्शरी स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी को और प्राइमरी को जनाब ना स्टडी करोगे तो आपको तीन चीज़ों का जनाब ना ख्याल रखना है। एक तो ये रखना है कि आपको इन तमाम की शेप पता हो, आपको पता हो कि इनमें बॉन्ड कौन कौन सा है। एंड नंबर 3 जनाब ना आपको हर एक की एग्जांपल पता हो, तब आप इजीली इस चीज़ को क्लासीफाई कर पाएंगे। प्राइमरी प्रोटीन्स अगर आप देखें तो इनमें तमाम के तमाम अमाइनो एसिड एक सीधी लंबी चेन के अंदर जुड़े होते हैं और जनाब वो स्ट्रेट चेन होती है, आसान है, सिंपल है। सेंगर ने इसको एक्सप्लेन किया था तो बड़ा जनाब ना ये आसान स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो चेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़ी होती हैं और ये दो किस्म की शक्ल बनाती है। ये जो दूसरी बन रही है इसको आप बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं और जो पहली ऊपर वाली स्ट्रक्चर है इसे आप अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में और अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर की जो शेप है ना उसके अंदर डिफरेंस है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बंदों को याद होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए उनको एक दूसरे से। अगर आप गौर करें सेकेंडरी और प्रोटीन्स और प्राइमरी प्रोटीन्स लंबी हैं तो इसलिए जो क्लासीफाई जब आप करते हैं तो ये तकरीबन फिब्रस प्रोटीन्स कहलाती हैं क्योंकि ये लंबी होती हैं। लेकिन टर्शरी प्रोटीन्स जनाब ना थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इनके अंदर ना दो किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक तो आपको पिंक नज़र आ रहे हैं, दूसरे ब्लू। जब चेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अमाइनो एसिड जो कि पानी के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो जनाब अपने आप को बाहर वाली सरफेस के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो इनसाइड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन वो ना बरी हो जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। एक नया गोल किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जनाब ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस किस्म का होगा। अब जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन वो हाईली कॉम्प्लेक्स है और जनाब अली वो इन तमाम प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स है। उसके बारे में
अक्सर जनाब ने ये कहा जाता है कि वो प्रॉपरली अभी तक स्टडी ही नहीं किया गया। लेकिन उसका भी गोल ही स्ट्रक्चर जनाब ना होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होती है। हीमोग्लोबिन उसकी जनाब ने एग्जाम्पल के तौर पे ली जा सकती है। अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मिलेगी प्राइमरी प्रोटीन में, सेकेंडरी में भी डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, आयनिक हाइड्रोजन कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आपको मिलेगी टर्शरी के अंदर। सो ये जो बातें हैं ना, ये आपने याद रखनी है, और जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपने किसी हद तक एग्जामिनर को दिखा के आना है। एफ सेंगर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जनाब जो चेन्स है ना वो दो किस्म की होती हैं, एक अल्फ़ा चेन है और एक बीटा चेन है। अल्फ़ा चेन के अंदर नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स और बीटा चेन के अंदर नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड चेंज होते हैं। जैसा कि उन्होंने इंसुलिन के बारे में कहा था कि इंसुलिन में अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये जो 51 अमाइनो एसिड हैं ये अल्फ़ा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं। सो इस तरह जनाब ना वो एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हमारा जनाब जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो ये है कि प्रोटीन बेसिकली इनकी तैयारी किस किस्म से होती है, किस तरीके से ये जनाब ना तैयार की जाती हैं, कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रोटीन्स की तैयारी हमारे पास होती है, और ये इतनी डिफरेंट डाइवर्स किस्म की प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि एक सेल होता है और सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके दरमियान में एक पानी जैसा मटेरियल होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेन होता है, उसका न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें एक दानेदार स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेनस है, उसको आप राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स जो है ना वो उनको आप फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, ये प्रोटीन्स की फैक्ट्री हैं और ये बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। अब राइबोसोम का दिमाग ख़राब है, वो कैसे प्रोटीन बना लेगा? राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो इन्फॉर्मेशन डीएनए देगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। डीएनए वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए देता है, और मैसेंजर आरएनए फिर वो इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स के पास लेके जाता है, और फिर राइबोसोम्स जनाब अली उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं और अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स तक का बनना जनाब ना अमल जी, इस पूरे अमल को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डीएनए ने दी होती है, और ये कोड्स की शक्ल में होती है, और इन कोड्स को आप जेनेटिक कोड बोलते हैं। जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कंट्रोल करता है, और इस तरह तमाम अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब के मुताबिक जो कि डीएनए ने मैसेंजर आरएनए की सूरत के अंदर दी हुई होती हैं, वो जनाब ने राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज करके देते हैं, और इस तरह हमारे पास प्रोटीन्स तैयारी की जाती है। अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, वाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस, तो आपको पता होगा कि प्रोटीन्स हमारी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जी 60 to 80% जो प्रोटीन्स हैं ना वो मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। दूसरा, कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, तो अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आप देखें बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा। थर्ड, डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर बड़ा रोल प्ले होता है जी इनका, और एंटीबॉडीज़ हैं, अगर ये ना हो तो इम्यूनिटी कौन करेगा? हमारे ऊपर तो जनाब अली कितने जरासीम अटैक कर सकते हैं। थिंक द लाइफ विदाउट प्रोटीन्स। अब उसके बाद मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स और हार्मोन्स जिसकी मिसाल है। एंजाइम्स ना हों तो आप सोचें कि हमारी बॉडी का क्या हशर हो सकता है। हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। मेटाबॉलिज्म का से मुराद है कि वो जनाब ना वो जितने भी हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उनसे। अब मायोसिन और कैराटिन ये भी हमारी एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं।